हेलो एवरीवन, आज हम बीए हिस्ट्री BHIC 113 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर साम्राज्यवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है। तो साम्राज्यवाद तब होता है जब कोई दूसरे देश का एक दूसरे पर कब्जा हो जाता है। मतलब एक देश जब दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उन्हें साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। जो देश विजय प्राप्त करता है उसे मातृभूमि कहा जाता है, जबकि जिन देशों पर उसने विजय प्राप्त की है उन्हें उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है। 1800 से पहले ज़्यादातर साम्राज्य सैन्य बल के जरिए बनाए गए थे। हालांकि 19वीं सदी में एक नए तरह का साम्राज्य उभरने लगा। यह औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिसमें मातृभूमि को उपनिवेश पर बलपूर्वक कब्जा करना जरूरी नहीं था। इसके बजाय मातृभूमि उपनिवेश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती थी। मतलब ये कि वो मातृभूमि पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करते थे, जैसे युद्ध वगैरह करके नहीं। वो क्या करते थे, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण काबू, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था भारत पर। ठीक है, काबू करना चाहते थे। इसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य शायद इस तरह के साम्राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। अंग्रेजों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। पहले उनके पास समुद्र तट पर कुछ छोटी छोटी व्यापारिक चौकियां थी। हालांकि समय के साथ उन्होंने देश के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजों ने कुचल दिया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर ज़्यादा सीधे तरह से शासन करना शुरू कर दिया। भारतीय समाज में पश्चिमी मूल्यों और विचारों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। पश्चिमीकरण की यह प्रक्रिया 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जारी रही। अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने का फैसला किया। यह आंशिक रूप से भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण था। यह साम्राज्य को बनाए रखने की वित्तीय लागत के कारण भी था। छोड़ने का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए की एक योजना प्रस्तावित की, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। और इस योजना को ब्रिटिश संसद ने मंजूरी दी और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि भारत में साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव थे। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि भारत में साम्राज्यवाद के प्रभाव। तो ये कुछ प्रभाव में दिए गए हैं। कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। भारत में साम्राज्यवाद के प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे? तो बुनियादी ढांचे का विकास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। यह मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के लाभ के लिए किया गया था, लेकिन इससे देश के विकास में मदद भी मिली। पश्चिमी शिक्षा का आगमन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पश्चिमी शिक्षा का भी आगमन हुआ। इससे ज्ञान के प्रसार में मदद मिली और देश का आधुनिकीकरण हुआ। अंग्रेजी भाषा का भी विकास हुआ। अंग्रेज यहाँ रहने लगे थे, तो इसलिए अंग्रेजी भाषा का भी विकास हुआ। यह देश के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में भी मदद मिली। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो संसाधनों का शोषण किया। ब्रिटिश शासन ने भारत में संसाधनों का शोषण किया, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। दूसरा, आर्थिक पलायन। ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक पलायन को भी बढ़ावा दिया है। संसाधनों के दोहन और पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत के माध्यम से किया गया। राजनीति अशांति की बात करें तो ब्रिटिश शासन के कारण भारत में राजनीतिक अशांति भी पैदा हुई। इसका कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी प्रकृति और लोगों में व्याप्त आक्रोश था। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव थे। हालांकि नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव से ज़्यादा प्रतीत होते हैं। इससे मतलब कि सकारात्मक प्रभाव कम थे और इनके साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष की बात करें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीय नागरिकों की भलाई के प्रति सामान्य उपेक्षा से चिन्हित था। जो नीतियां बनाई गई उनका भारत के लोगों पर विनाशकारी परिणाम हुआ, जिसमें अकाल, आर्थिक ठहराव और सामाजिक अशांति भी शामिल है। हालांकि इन परिणामों में कई कारकों ने योगदान दिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी शासन ने उपमहाद्वीप को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2 की तरफ चलते हैं। ये 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि 1930 में
महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करने के सिद्धांत पर रखी गई थी। साबरमती में अपने आश्रम से गांधी जी ने गुजरात के समुद्र तटीय गांव दांडी तक अपने प्रसिद्ध नमक यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और नमक बनाने के लिए उन्होंने समुद्र के पानी का उपयोग किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के आवश्यक पहलू कौन कौन से हैं। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के नमक पे टैक्स के विरोध में किया गया था। जो टैक्स लगाया था उसके विरोध में यह एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लोगों को एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए गुजरात के तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल से नमक बनाकर नमक निषेध को तोड़ा। गांधी आंदोलन के कुछ आवश्यक पहलू दिए गए हैं। पहला दिया है कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ, 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ। महात्मा गांधी ने 24 दिनों का अहिंसक मार्च आयोजित किया था। ठीक है, नमक मार्च ने ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत की। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने से रोक दिया था। भारतीयों को मुख्य आहार की वस्तु अंग्रेजों से खरीदने के लिए भी मजबूर किया गया था, क्योंकि उनके पास उसके उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार था और उन्होंने नमक पर बहुत अधिक क्या लगा दिया, टैक्स लगाया था। ठीक है, जब महात्मा गांधी दांडी समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने अवैध नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। लाखों भारतीयों ने नमक का उत्पादन किया और अवैध नमक खरीदकर नमक प्रतिबंधों की अवहेलना की, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में गांधी आंदोलन व्यापक हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नमक मार्च की शुरुआत लगभग 80 लोगों के साथ की हो गई थी। ठीक है, जैसे जैसे 390 किलोमीटर की यात्रा में अधिक लोग शामिल होते गए, यहाँ 50,000 लोगों की ताकत तक बढ़ गई। मतलब 80 लोगों से सिर्फ शुरुआत हुई थी और सोचे कितना हो गया, 50,000 तक की भीड़ हो गई थी। ठीक है, नमक मार्च के अहिंसक पहलू को राष्ट्रीय और विश्वव्यापी प्रशंसा भी मिली। साथ ही इसकी अहिंसक प्रकृति को भी इसने प्रेस का भरपूर ध्यान भी आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दुनिया के बाकी हिस्सों में के ध्यान में लाया। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या थीं? तो नमक सत्याग्रह की सीमाएं में लिखा है दलितों की भागीदारी। तो गांधी जी के आंदोलन में दलितों की भागीदारी काफ़ी सीमित थी, मतलब ज़्यादा दलित नहीं थे। खासतौर पर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में इन क्षेत्रों में संगठन की पकड़ मजबूत थी। दलितों को महत्व न मिलने के कारण वे इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। ठीक है, अब उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका। तो नमक सत्याग्रह में हिंदू महासभा की ज़्यादा भूमिका शक्तिशाली रही। इसमें दलितों पर दबाव पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया। महासभा और कांग्रेस इसके सहयोगी थे। महासभा का मतलब यहाँ पे उच्च जाति के हिंदुओं की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुयायियों की विभिन्न आकांक्षाएं। मार्च में शामिल हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। मजदूर और बड़े उद्योगपति तथा गरीब और अमीर किसानों की मांगों में बहुत ज़्यादा अंतर था, इसलिए नमक मार्च में कोई एकीकरण नहीं दिखा। ठीक है, राजनीतिक नेताओं के बीच टकराव। 1930 में दो राष्ट्रीय नेताओं भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच के सम्मेलन में दलित समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग को लेकर संघर्ष भी हुआ। ठीक है, कोई मुस्लिम भागीदारी भी नहीं देखने को मिली सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, इसका मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए। इसमें ब्रिटिश प्रशासन के प्रति असंतोष को जन्म दिया, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया और नई प्रचार तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। विभिन्न राज्यों में कई कानूनों की अवज्ञा और भारत के पूर्वी हिस्सों में करों का भुगतान करने से इनकार करने के बाद सरकार ने भारी नमक कर को समाप्त कर दिया। नमक सत्याग्रह के विफल होने का मुख्य कारण भारतीयों में एकता की कमी भी थी। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, यहाँ पे मुस्लिम भागीदारी ना होना, दलितों का कम होना, हिंदू उच्च जातियों का ज़्यादा वहाँ पे महासभा में वर्चस्व दिखना, तो ये कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन देश में प्रचलित सभी प्रकार की अमानवीय प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था। इसने भारतीय आबादी के हर समुदाय को जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, सती, बाल विवाह, सामाजिक असमानताओं और निरक्षरता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया।
अब यहाँ पे हमें कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की 19वीं शताब्दी में आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और पश्चिमी संस्कृति के आगमन का प्रभाव भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं में इस जागृति के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन यह केवल इस तथ्य के कारण नहीं था कि अंग्रेजों ने व्यवस्था में आधुनिक विचारों को लाया, बल्कि पश्चिम द्वारा उपनिवेशीकरण के डर से भी हुआ। भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के लिए खतरे के रूप में देखा, जो पश्चिमी प्रभाव के कारण प्रभावित होने वाली थी। औपनिवेशिक विजय के मद्देनजर समाज और इसकी संस्था को फिर से जीवंत करने के लिए व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुधार आंदोलनों में जो प्रारंभिक सुधार आंदोलन था राजा राम मोहन राय के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 18वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारक थे। राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम का एक आदर्श संयोजन थे। भारतीय संस्कृति के अच्छे जानकार, राय साहित्यिक प्रतिभा के धनी भी थे। इन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनका अध्ययन करने का विशेष प्रयास किया। ब्रह्मो समाज की स्थापना की। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो अभिन्न अंग है, जिसने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई और बलि जैसे अर्थहीन अनुष्ठानों और संस्कारों का त्याग दिया। समाज ने किसी अन्य धर्म पर हमले करने की मनाही थी और सभी धर्मों की एकता में विश्वास किया। 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की कार्यों का ही श्रेय जाता है, जिन पर सती प्रथा पर जनमत को जगाने के लिए रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा भारी हमला भी किया गया था, जिन्होंने जाति व्यवस्था का गहरा विरोध किया और बहु विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की भी वकालत की। वर्ष 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने समाज में सामाजिक सुधारों को शुरू करने के उद्देश्य से प्रार्थना सभा की स्थापना की। प्रार्थना समाज के दो प्रमुख व्यक्ति आरसी भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं तथा दलित वर्गों के सुधार जैसे सामाजिक सुधारों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जो सुधार लाए गए उनका समर्थन अंग्रेजों ने भी किया और कुछ सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक और विधायी कदमों का भी समर्थन किया। ठीक है, अब सुधार के तरीके। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के विभिन्न तरीके अपनाए गए। उनमें से पहला लिखा है भीतर के सुधार। मतलब कि सुधार की इस पद्धति के अनुयायियों का मानना था कि प्रभावी परिवर्तन केवल भीतर से ही लाया जा सकता है। भीतर से मतलब यहाँ है कि अपने देश के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा नामित इस तकनीकी का 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से पालन किया गया और समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए। बहसों का आयोजन करके, शोध पत्र प्रकाशित करके और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के प्रथाओं का प्रचार करके जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाया गया। इसके सामान्य उदाहरण है 1880 में, मतलब 1818 में सती प्रथा के खिलाफ राम मोहन राय का अभियान, विधवा विवाह पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पर्चे और बीएम मालाबारी द्वारा सहमति की उम्र बढ़ाने के प्रयास को रखा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण में अब कानून के माध्यम से सुधार की बात है तो विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से सुधार विधायी प्रणाली की में विश्वास से आए। इस प्रकार के सुधार के पैरोकार केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे और वीरसलिंगम क्रमशः बंगाल, बॉम्बे और आंध्र में मानते थे कि राज्य की मंजूरी के बिना सुधार अप्रभावी रहता है। इसलिए विधवा पुनर्विवाह, नागरिक विवाह और सहमति की आयु बढ़ाने के लिए कानून को मंजूरी देने की मांग की गई। इस प्रकार की पद्धति की एक बड़ी कमी लोगों द्वारा परिवर्तन का स्वीकार न करना था। कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी प्रभाव सीमित थे, क्योंकि वे परिवर्तन साधन के रूप में कानून की भूमिका को समझने में विफल रहे और स्वयं परिवर्तन नहीं किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकारी राजनीतिक और आर्थिक लाभ के अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सुधारों का समर्थन करती थी और इसलिए अगर इससे उनके अपने हित प्रभावित हो सकते थे तो वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। साहस के प्रतीक के माध्यम से सुधार का एक और तरीका जो डेरोजियन या यंग बंगाल आंदोलन तक सीमित था और यह गैर अनुरूपतावादी व्यक्तिगत गतिविधि के माध्यम से था। हेनरी लुई विवियन डेरोजिया कोलकाता के हिंदी कॉलेज में शिक्षक थे। डेरोजियो ने अपने शिक्षण के माध्यम से कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और साहित्य, दर्शन, इतिहास और विज्ञान पर बहस और चर्चाएं आयोजित की और अपने छात्रों को सत्ता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।
डेरोजियन, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, सुधार आंदोलन के भीतर एक कट्टरपंथी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। समूह के प्रमुख सदस्य दक्षिण राजन मुखर्जी, राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी उग्र देशभक्त थे। उग्र देशभक्त का मतलब था जो गरम दल के नेता होते थे। ठीक है, वे फ्रांसीसी क्रांति और ब्रिटेन की उदार सोच के आदर्शों को संजोते थे। एक बड़ी कमजोरी भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने में उनकी अक्षमता थी। हैजा के कारण 22 साल की उम्र में डेरोजियो की मृत्यु के बाद भी यंग बंगाल आंदोलन जारी रहा। समूहों के सदस्यों ने तब शिक्षण और पत्रकारिता के माध्यम से अपने कट्टरपंथी विचारों का प्रचार भी जारी रखा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और दूसरा है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय अधिनियम एक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं बंगाल में गतिविधियां, यानी कि जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक शक्ति के महत्व पर बल दिया। ये फर्स्ट पार्ट का है। अखाड़ों और व्यायामशालाओं ने क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण के मैदान उपलब्ध कराए, सौहार्द को बढ़ावा दिया और सशस्त्र संघर्ष के लिए तत्परता पैदा की। शारीरिक फिटनेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले पंजाब के युवाओं में आत्म बलिदान, साहस और दृढ़ संकल्प पैदा किया। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां 1902 में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों के गठन के साथ शुरू हुई। युगांतर और संध्या जैसे क्रांतिकारी प्रकाशनों ने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा की वकालत की। सर फुलर और जज किंग्सफोर्ड जैसे ब्रिटिश अधिकारियों पर हत्या के प्रयास क्रांतिकारियों के संघर्ष की पहचान थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में क्रांतिकारी गतिविधियों और विचारधाराओं को उजागर किया गया, जिसमें से अरविंद घोष जैसे नेता शामिल थे। पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती समूह का उद्देश्य डकैतियों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करना था। 1912 में यानी 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा बम हमला कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाघा जतीन के नेतृत्व में युगांतर पार्टी ने जर्मन समर्थन का उपयोग करके भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मन षड्यंत्र के रूप में ज्ञात विद्रोह की योजना भी बनाई। बंगाल की ये क्रांतिकारी गतिविधियां हिंसा, प्रकाशनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। निष्कर्ष के रूप में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए उग्र संघर्ष का उदाहरण है। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों के गठन के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य के प्रकाशन ने उग्र प्रतिरोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। हत्या के प्रयास, षड्यंत्र के मामले, बम विस्फोटों ने क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने और मुक्ति के लिए एक व्यापक आंदोलन को प्रेरित करने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। ये निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बारे में लिखना था, तो इसकी विशेषताएं यहाँ लिखी गई हैं। ये सेकंड पार्ट है। तो पहला लिखा है कि प्रस्तुत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विशेषताएं क्या हैं। तो नए अधिनियम की कई विशेषताएं 1861 के पिछले अधिनियम से मिलती जुलती थी। हालांकि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में दो बड़े बदलाव किए गए थे। नए अधिनियम के तहत जनरल गवर्नर्स परिषद में कम से कम 10 या अधिक से अधिक 16 सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके तहत परिषद के आधे सदस्यों की पृष्ठभूमि सैन्य कर्मियों की नहीं होनी चाहिए तथा चुने गए उम्मीदवार अनिवार्य रूप से गैर सरकारी होने चाहिए। इन मांगों में चुनाव के लिए एक कानून भी शामिल था। हालांकि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में सत्तारूढ़ गवर्नर जनरल को भारत में निकायों के परिषद के प्रतिनिधियों को नामित करने या चुनने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया। प्रस्तावित कानून का क्रियान्वयन पंजाब और बर्मा में विधान परिषद के निर्माण में हो सकता था। कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई सिफारिश पर एक सदस्य का चयन किया गया था। आमतौर पर अनुशासित नामों को हमेशा गवर्नर जनरल की परिषद का हिस्सा बनने के लिए चुना जाता था। अधिनियम में इस बात पर जोर दिया गया कि परिषद में चुने गए सदस्य किसी भारतीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल के मनोनीत सदस्य के रूप में होंगे। निर्वाचित सदस्यों को
वार्षिक वित्तीय विवरणों पर प्रस्ताव पारित करने की अनुमति थी। हालांकि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज अपरिवर्तनीय थे। कुछ मामलों में प्रांतों के सदस्यों को उन क्षेत्रों के व्यय और राजस्व शीर्षों को देखने की अनुमति थी जो सीधे प्रांतीय सरकारों के अधीन थे। लास्ट पॉइंट है, निर्वाचित सदस्यों को सरकारी और आंतरिक मामलों पर चर्चा करने की अनुमति दी गई। अब ये तो विशेषताएं थी, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1892 और 1893 में आयोजित अपने सत्रों में 1892 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई। यह इस तथ्य से व्यतीत था कि देश में प्रत्यक्ष चुनाव शुरू नहीं किए जा रहे थे। हालांकि अधिनियम में इस बात पर प्रकाश डाला कि उल्लिखित नियम उदार हैं, जिसने राष्ट्रवादी नेताओं को अपनी बहस और विधायी कौशल को शामिल करने और कई भारतीयों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद विधायिकाओं के में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो पहले हम समझते हैं कि गांधी जी के जो विचारधारा थी वो थी क्या। तो गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई गई। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में गांधी कहाँ रहते थे, अफ्रीका में। तो पहले उन्होंने 1893 से 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उसके बाद वहाँ से भारत आए थे। ठीक है, तो गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन भी करता है। यह दर्शन कई स्तरों पर आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, सामूहिक आदि तौर पर मौजूद है। इसके अनुसार क्या चीज़ें बताई गई हैं कि आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। मानव स्वभाव को मूल रूप से सद्गुणी होना चाहिए और सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम होने चाहिए। ठीक है, अब हम गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो वो आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। मतलब सिर्फ आदर्शवाद नहीं, वो आदर्शवाद व्यवहार के साथ साथ व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, गांधीवादी दर्शन एक दो-धारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को और समाज को एक साथ बदलना है। मतलब दो-धारी तलवार का यहाँ से ये उद्देश्य है कि सत्य और अहिंसा के साथ सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी उसके साथ बदलना होता है। ठीक है, गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे कि भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन आदि से विकसित किया है। टॉलस्टॉय की पुस्तक थी जो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा है। ठीक है, इन विचारों को बाद में गांधीवादियों द्वारा विकसित किया गया, विशेष रूप से भारत में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग और जूनियर और अन्य लोगों द्वारा गांधीवादी को विचारधारा को ही विकसित किया गया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि प्रमुख गांधीवादी विचारधारा क्या क्या थी। तो इनका तो सबसे पहले वही लिखना है कि जो सत्य और अहिंसा की बात। तो गांधीवादी विचारधारा के दो आधारभूत सिद्धांत यही थे कि सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता नैतिक कानून का कोड और इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को किसी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। सत्याग्रह, इसका दूसरा अब यहाँ पे सत्य और अहिंसा के बीच पहला था, सेकंड पॉइंट है हमारा सत्याग्रह। तो सत्याग्रह इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि होती है। किसकी बात हो रही है? सत्याग्रह की। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध, महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में भी मिल सकती है। अब सर्वोदय, सर्वोदय का शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल उत्थान या सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पर पढ़ा था। स्वराज की बात करें तो स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज यानी स्वशासन से था।
इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। यह स्वशासन है, आत्मसंयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। अब ट्रस्टीशिप की बात करें तो ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवत गीता के अध्ययन में उनमें विकसित हुआ था। ठीक है, तो इसके अलावा एक आप और यहाँ पे जोड़ सकते हो, स्वदेशी का भी इन्होंने बताया था। तो स्वदेशी चीज़ों वगैरह के अपनाने के बारे में भी गांधी जी ने जोर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ भी आप इसके बाद वाले टॉपिक के बाद आप स्वदेशी वाला टॉपिक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता। सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं तथा यह आज भी मानव जाति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं जबकि लोग अत्यधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू की जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाते हेतु तो गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मतलब यहाँ पे बताया गया मार्टिन लूथर किंग ने भी इसी को पीछे पढ़ा था ना हमने कि गांधी जी की विचारधारा को इन्होंने भी विकसित किया था। दक्षिण अफ्रीका को भी कहा जाता ना वहाँ का गांधी, क्योंकि वो भी गांधीवादी विचारधारा को ही मानते थे। ठीक है, दलाई लामा ने कहा आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों में लड़ने के लिए ठीक हुआ कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। दलाई लामा की कही हुई बात है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो गांधीवादी विचारधारा में ऐसे संस्थानों और कार्य प्रणालियों को निर्माण का आकार दिया गया जहां सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है। उनके अनुसार लोकतंत्र में कमजोरों को उतना ही मौका दिया जाए जितना ताकतवरों को दिया जाता था। ये गांधी की बात हो रही है, गांधी की विचारधारा को उनके के बारे में कि उन्होंने ये बोला कि जितना ताकतवरों को मौका दिया जा रहा है लोकतंत्र में, कमजोरों को भी उतना ही मौका दिया जाए। ठीक है, अपने स्वैच्छिक सहयोग और सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में अपनाया गया। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्व से गांधीवादी दर्शन बनता है और ये गांधीवादी विचारधारा के 4 आधार हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि भारत में ट्रेड यूनियन का इतिहास क्या रहा है। तो भारत का ट्रेड यूनियन आंदोलन और भारत में ट्रेड यूनियन का इतिहास देश के बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षेत्र के साथ साथ विकसित हुआ, जहां जैसा कि कई अन्य देशों में हुआ है। विशाल औद्योगिक इकाइयों के विकास में कर्मचारियों की कार्य और जीवन स्थितियों को नाटकीय रूप से बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई नए और जटिल मुद्दे सामने आए। मशीनरी, नए उत्पादन लाइनों और बड़े शहरों में उद्यमों के संकेंद्रण की शुरुआत के कारण औद्योगिक समाज पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच विभाजित हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम देखेंगे कि मशीनरी युग आया तो जो पूंजीपति थे और अमीर होते गए और मजदूर और गरीब होते गए, तो इनके बीच में एक तरह से बहुत ज़्यादा वो दूरियां बढ़ती गई। ठीक है, उनका क्रूरतापूर्वक शोषण किया गया और उन्हें किसी सहारे और संगठन के भयावह इस परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। व्यक्तिगत आपत्तियों का नियोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर अपने नियोक्ताओं को अमानवीय व्यवहार को खुद बचाने के लिए एक संघ बनाया। ये बात हो रही है श्रमिक संघ की। ठीक है ना, जो जब उनका शोषण किया गया तो श्रमिक सारे एकजुट हो गए। ठीक है, और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वगैरह आयोजित करने लगे, जिससे भारत में ट्रेड यूनियन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब भारत में ट्रेड यूनियन के विकास की बात करें तो भारत में के श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन के इतिहास को विकास में निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि एनएम लोखंडे, एक विनिर्माण श्रमिक ने 1884 में बॉम्बे के एक श्रमिक सम्मेलन को आयोजित किया, जो 80 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। द्वितीय कारखाना आयोग को कर्मचारियों की खराब कार्य परिस्थितियों का प्रकाश डालने वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, लेकिन कोई कार्यवाही भी नहीं की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 21 अप्रैल 1819 को मुंबई में 10,000 मजदूरों को एक विशाल सभा के लिए एकत्र हो गए। ठीक है, और 1882 और 1890 के बीच में मुंबई और मद्रास में 24 हड़तालें हुई श्रमिक आंदोलन की तरह। ठीक है,
कपड़ा मिलों के मालिकों ने अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया। उनकी सफलता के परिणाम स्वरूप श्री एन.एम. लोखंडे ने 1892 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की भी स्थापना की। भारत में यह देश का पहला ट्रेड यूनियन था, ठीक है, ये याद रखना आप, इसको ये चीज़ मेंशन करना है पेपर में, ठीक है। यह मतलब 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में भारत में श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी, ठीक है। ILO ने 1921 के एक निर्णय में इस बात पर जोर दिया था कि श्रमिकों को यूनियन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। परिणाम स्वरूप 1920 के दशक में मजदूर संघ आंदोलन शुरू हुआ। भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास और ट्रेड यूनियन अधिनियम के पारित होने के साथ 1926 में ट्रेड यूनियनवाद का विनियमन भी शुरू हो गया, ठीक है। यह एक बुनियादी कानून था जिसने पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को कानूनी दर्जा दिया और उनके सदस्यों को दीवानी कार्रवाइयों और आपराधिक मुकदमों से कुछ हद तक सुरक्षा भी प्रदान की। इससे ट्रेड यूनियनों के प्रति जनता की धारणा में सुधार हुआ। यह अधिनियम भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए लाभकारी भी साबित हुआ। मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत पंजीकृत मौजूदा ट्रेड यूनियनों इसके अलावा कई अन्य यूनियनें भी उभरी, ठीक है। तो ये था यूनियन, भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद कुछ कुछ आंदोलनों के भी बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद के युग में ट्रेड यूनियनों के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आई, तो आइए अब यहाँ पे हमें देखना है कि कमजोर संगठनात्मक संरचना, विभिन्न श्रमिक संघ समस्याओं से निपटने में अस्पष्टता का अभाव, क्योंकि बहुत अलग अलग श्रमिक संघ की अलग अलग मांगें होती हैं, तो इसलिए कह रहा है कि उनमें स्पष्टता नहीं थी, ठीक है। प्रबंधन की श्रम समस्याओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण बातचीत की शक्ति में भी कमी और तुलनीय गुटों के कारण सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का नुकसान भी, ठीक है। श्रमिक संघों के एकजुट न होने के परिणाम स्वरूप वे ऐसी स्थिति में हैं जहां वे उच्च वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं। हमेशा यह जोखिम बना रहता है कि संघ मान्यता के मामले में अधिक वैध संघों की तुलना में अधिक पसंदीदा संगठन को वरीयता दी जाती है, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करें तो श्रमिक संघ आंदोलन की विरासत के समय के साथ विकसित हुई ताकि श्रम शक्ति की मांगों और समस्याओं को पूरा किया जा सके। हमारे देश के विकास में विशेष रूप से उद्योग और सामाजिक कल्याण में ट्रेड यूनियनों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बनी हुई है और एक ऐसे माहौल की विशेषता है जो निवेशी हितों को संरक्षित करते हुए और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करते हुए श्रमिक संघों की अवैध चिंताओं और मांगों को आवाज देता है। बढ़ती हुई धन असमानता, खराब कामकाजी परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकार के प्रति सम्मान की कमी, इन सभी का मुकाबला एक जीवंत और सक्रिय श्रमिक संघ और भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें भी वही है, 200 वर्ड्स में लिखने होंगे। 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में। पहला लिखा हुआ है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन था क्या, उसका आगमन क्या यहाँ पे है, आगमन के बारे में बताया गया। साइमन कमीशन के आगमन के समय कई चुनौतियाँ थी। साइमन कमीशन ने कहा कि साइमन कमीशन के आगमन से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। साइमन कमीशन ने प्रांतों में सरकार के शासन की समय सीमा बढ़ा दी। इसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया। साइमन कमीशन के समझौते में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन में उठाए गए प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। फिर ब्रिटिश सरकार ने सहमत संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इन सभी प्रक्रियाओं में 1935 में अगले भारत सरकार अधिनियम की नींव रखने में मदद भी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारतीयों द्वारा साइमन का बहिष्कार कैसे किया गया। भारतीयों ने साइमन कमीशन के कानून को तुरंत स्वीकार नहीं किया। साइमन कमीशन का उग्र रूप से बहिष्कार किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उन्होंने साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के उदारवादियों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। इस बीच दक्षिण में जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट जैसे समूहों ने आयोग का बहिष्कार न करने का निर्णय भी लिया। अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या हुआ, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए पूरे जोश में थे प्रदर्शनकारी। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को काबू में कर लिया। लखनऊ में जीबी पंत और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को अधिकारियों ने पीटा। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय भी इसके शिकार हुए। उनकी छाती पर गंभीर और जानलेवा वार हुए। क्रूर हमलों के कारण 17
नवंबर यानी 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने अंतिम सांस ली। यह भारतीयों के लिए एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शुरुआत थी। अब उन्होंने एक बड़े लक्ष्य के प्रति अपना समर्पण और गुस्सा दिखाया। ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इनका गुस्सा टूट पड़ा, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की घोषणा की गई। यह अधिवेशन मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस विचार को तब जवाहरलाल नेहरू और एस सत्यमूर्ति का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। उन्होंने इस महान पहल को आगे बढ़ाया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करें तो बहुत से लोग साइमन कमीशन को एक वरदान मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन का मामला सामने आने से पहले कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं था। साइमन कमीशन के प्रति भारत के विरोध के कारण लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की खुली चुनौती दी जो भारतीय जनमत को एकजुट कर सके। इस चुनौती को स्वीकार किया गया और नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। भले ही इसे युवा वर्ग ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह भारत द्वारा अपने लोगों के लिए संविधान बनाने का पहला प्रयास था। साइमन कमीशन 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम का आधार भी बना। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। हैदराबाद राज्य में जन संघर्ष है। तो हैदराबाद के लोगों ने निजाम का विद्रोह नहीं किया, बल्कि भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण किया था। हैदराबाद के निजाम की शक्ति कमजोर हो गई थी। तेलंगाना विद्रोह और रजाकारों के रूप में एक कट्टरपंथी मिलिशिया के उदय के कारण निजाम की शक्ति कमजोर हो गई थी, ठीक है। भारत को लगा कि हैदराबाद में एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना देश के लिए खतरा होगी। 7 सितंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने निजाम को अल्टीमेटम दिया। 13 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। ऑपरेशन पोलो के बाद निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। उसके बाद हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को निजामुल मुल्क कहा जाता था। उर्दू भाषा में इसका अर्थ है क्षेत्र का प्रशासक। मतलब एक तरह से ये हैदराबाद राज्य में जन संघर्ष का मेन वही कारण है, क्योंकि हैदराबाद वाले जो चाहते थे वो अपना एक कम्युनिस्ट राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे निजाम का उस टाइम शासन था, लेकिन वहाँ के जो लोग चाहते थे वो चाहते थे कि हैदराबाद भारत में मिल जाए, तो उसी की वजह से कुछ विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो निजाम के चाहते हुए भी ऐसा हैदराबाद अलग नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ के लोग हैदराबाद को भारत में मिलना ही देखना चाहते थे, ठीक है। जब विभाजन हुआ था उस टाइम की बात हो रही है। तो यही था, इसमें आप थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हो। तो ये था पूरा क्वेश्चन। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।